बीएमएस का कोई लोग अगर एमबीबीएस से कंपेरिजन करता है, आप देखिएगा कि इन द नेक्स्ट 10 ईयर में क्या होगा अगर बीजेपी गवर्नमेंट एक बार और आ गई सेंट्रल में। मतलब कि आयुर्वेद को खत्म करने के लिए एलोपैथिक प्रैक्टिस करा रहा है, एलोपैथी की वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो आने वाले समय में पीजी करना ही होगा, पढ़ाया नहीं जाता। कॉलेज में वैसे क्वालिफाइड टीचर है नहीं, जहाँ से हमने वो बीएमएस किया है वहां पे हम मजबूती से खड़ा होता है, ठीक है। और आईएमए ने ही जानबूझ करके आयुर्वेद को और जो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया की, उसको खत्म करने के लिए जितनी कोशिश है वो किया है, और वहां पर भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में हर चीज का 100% ट्रीटमेंट है, चाहे आप कोई भी डिसऑर्डर उठा लीजिए, हर चीज का 100% और क्यूरेबल है। एग्जिट टेस्ट का सिलेबस क्या है, जो आपका बीएमएस 3rd ईयर में जो आप पढ़ोगे ना, बिल्कुल हूबहू एंड वेलकम यू ऑल गाइस, माई सेल्फ शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। आज हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट है डॉक्टर दिवाकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम इनसे बात करेंगे बीएमएस के रिगार्डिंग। सबसे पहले आप इनके बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर दिवाकर जी एक आयुर्वेदिक क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है, और इनसे हम इंस्पायर भी होते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आप ज्वाइन हुए हमारे चैनल के साथ शुभ टॉक पर। जी। तो आज तो पहली बात, हम आपसे बहुत कुछ जानने को आज को मिलेगा, लेकिन हम आपसे पहले कुछ बताना चाहेंगे आपको आपके बारे में। तो कुछ आज हम बीएमएस के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, मुझे शुभम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपने ऐड कर दूं कि मेरा अभी रनिंग जो है वो मैं 2 हॉस्पिटल अपना चला रहा हूँ, यूट्यूब के साथ साथ 2 हॉस्पिटल भी अपना चला रहा हूँ मैं सेल्फ करके। और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ सीखने भी आते हैं, चीजों को आयुर्वेद के एस्पेक्ट में सीखने आते हैं, मॉडर्न के एस्पेक्ट में सीखने आते हैं, क्योंकि जो मेरा हॉस्पिटल दोनों है वो आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों का, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है। और आप लोग भी काफी अच्छा कर रहे हो, मैं आपका चैनल भी देखता हूँ, काफी अच्छा कर रहे हो आप सब लोग भी, ठीक है। ऐसे ही करते रहिए, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो मेरा क्वेश्चन मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, उसका मैं आज पूछने वाला हूँ बीएमएस में आज के टाइम पे बीएमएस क्यों करना चाहिए, और लास्ट में ये भी पूछेंगे कि नेक्स्ट का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन सेम वही है कि बीएमएस आज के टाइम पे क्यों करना चाहिए, स्टूडेंट अगर करना चाहे तो क्यों करेगा। देखिए, बीएमएस हमारा सबसे पुराना पैथी है। अगर आप बात करें आयुर्वेदा की तो सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ पैथी है। एक ऐसा पैथी है जो सिर्फ बॉडीली ट्रीटमेंट नहीं करता, हमारे शरीर की चिकित्सा नहीं करता, मन की चिकित्सा करता है। जो एक मॉडर्न में जाके ब्रांच बन जाती है, साइकेट्री की ब्रांच बन जाती है, इतनी डिवीजन बन गई है, और वहां पर भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में हर चीज का 100% ट्रीटमेंट है, चाहे आप कोई भी डिसऑर्डर उठा लीजिए, हर चीज का 100% और क्यूरेबल है, चाहे कोई भी डिसऑर्डर आप उठा लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, और नीट के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो क्या है, पिछले 200 सालों में क्या हुआ है कि मॉडर्न सिस्टम को ज्यादा इंप्लीमेंट किया गया, ज्यादा बूस्टअप दिया गया है, क्योंकि जो आईएमए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको ज्यादा सपोर्ट करता है। प्लस फॉरेन का क्या है कि जो भी हमारे यहाँ मेडिसिन बिकती है तो उसकी 50% जो इनकम होती है वो इंडिया से बाहर जाती है। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है इसमें लगे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा खुद की पैथी है वो डाउन हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि हमारे जो पैथी है उसमें क्या है कि रिसर्च बहुत कम हो रही है, कुछ सालों नहीं, पिछले 150-200 सालों में देखे तो रिसर्च काफी कम हो रही है। लेकिन 2018 के बाद जो हमारी रिसर्च जो है वो काफी ज्यादा हुई है। इन कंपेरिजन टू मॉडर्न हमारे रिसर्च पेपर अगर आप जाके देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के वेबसाइट को अगर आप ओपन करोगे तो वहां पर भी जाकर के लगभग 13,000 रिसर्च पेपर सबमिट हुई है 2018 से लेकर के 2024 तक, यानी लास्ट 6 ईयर में। तो एक तो ये हो गया रीजन। दूसरा सबसे बड़ा रीजन अगर हम कहें तो जो एमबीबीएस लोग करते हैं, जो भी स्टूडेंट एमबीबीएस करते हैं, तो स्टडी वो क्या करते हैं, अगर हम उनकी फर्स्ट ईयर की बात करें तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। जी। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो फर्स्ट ईयर में बच्चे क्या पढ़ते हैं, एनाटॉमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, उसके बाद एनाटॉमी के जगह पर रचना शरीर आयुर्वेद का पोर्शन पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी के जगह पर क्रिया शरीर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आयुर्वेद पोर्शन की बात करें तो अष्टांग हृदय पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी चरक संहिता सूत्र स्थान पढ़ते हैं, 1 से 12 चैप्टर चरक संहिता और 1 से 15 चैप्टर पढ़ते हैं अष्टांग हृदय। जिसमें क्या होता है, डाइट जो होता है, डे टू डे लाइफ में क्या, किस डिसऑर्डर में कौन से डाइट देनी है, किस तरह की चीजों को करनी है, जो हमारे जो 3 बेसिक डोज है उसके बारे में।
जो मॉडर्न में कहीं भी नहीं है, तो वो सीखने को उनको मिलता है। उसका संस्कृत से थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है फर्स्ट ईयर में, तो बहुत सारे लोग संस्कृत को लेकर डरते हैं कि हम संस्कृत में जाके कैसे करेंगे। मेरा क्वेश्चन तो भी सेम संस्कृत यही रहेगा। बेसिक होता है जी, संस्कृत को लेकर भी जो है रहेगा वो क्वेश्चन। बेसिक होता है। सारे बच्चों का ये सवाल रहता है कि हम संस्कृत को कैसे करेंगे, हम बचपन से तो पढ़े नहीं है। तो संस्कृत आपका उतना भास्ट संस्कृत नहीं होता। संस्कृत इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है ताकि आप जो संहिता है, चाहे आपका चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है या भागवत संहिता जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान है जो आपके सिलेबस में है, फिर आप जाके चल के आपका भाव प्रकाश पढ़ना होता है द्रव्य गुना के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो सारंग संहिता पढ़ना होता है, पीडियाट्रिक्स में जाइएगा तो काश्यप संहिता पढ़ना होता है। तो इन संहिता को आप अच्छे से समझ सके इसीलिए आपको संस्कृत पढ़ाया जाता है। और संस्कृत उतना टफ नहीं है कि आप नहीं समझ सकते। अगर अच्छा गाइड, अच्छा टीचर आपको मिले तो संस्कृत बहुत आसान और एकमात्र दुनिया की भाषा है, इजीली एकमात्र दुनिया की। हाँ, तो मैक्सिमम आप देखोगे बीएमएस के जितने स्टूडेंट है, चाहे जो भी बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग अगर जाके देखे जो सीनियर है उनके, संस्कृत में बैक एक भी बच्चे का नहीं लगता। 1000 में अगर बच्चों को बोले तो वन बच्चों का नहीं, 0.1% फेल रेशियो है संस्कृत में। संस्कृत में बैक बहुत ही कम लगता है जिन्होंने कभी संस्कृत पढ़ा तब भी नहीं, ठीक है। तो 2 रीजन। अब हम लोग बात कर रहे थे कि बीएमएस क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो बीएमएस का तो पहला रीजन तो ये हो गया सिलेबस इशू फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में जाते हैं उनका भी 3 ट्रांजिशनल कैरिकुलम अभी हो गया है, बीएमएस वाले का भी 3 ट्रांजिशनल कैरिकुलम हो गया 1.5 साल का। अब सेकेंड ईयर में क्या हो जाता है, चरक संहिता यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना है, द्रव्य गुना पढ़ना है, रसशास्त्र पढ़ना है, भैषज कल्पना पढ़ना है, आपको रोग निदान पढ़ना है जो आयुर्वेद पोर्शन की पेपर है, आगत तंत्रा पढ़ना है और स्वास्थ्य वृत्त पढ़ना है पेपर सेकेंड ईयर में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। मॉडर्न में बात करें एमबीबीएस वाले को क्या पढ़ना होता है सेकेंड ईयर में, उनको पैथोलॉजी पढ़ना होता है, फर्स्ट जो पेपर है उनका फार्माकोलॉजी पढ़ना होता है उनको। उनके बाद उसके बाद जो थर्ड उनका रहता है जो गायनी और पीडिया जो है वो उनका थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में आ गई है, ठीक है। तो गायनी पीडिया उनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उनकी ये सिलेबस हो जाती है और कुछ उनका जो थोड़ा सब्जेक्ट जो एड हो जाती है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में क्या हो गया, आयुर्वेद के सारे सब्जेक्ट के बाद अगर द्रव्य गुना की बात करें तो आयुर्वेद की मेडिसिन तो पढ़ ही ली है, साथ में फार्माकोलॉजी भी पूरा पढ़ना होता है। अगर वो केडीटी पढ़ रहे, केडी त्रिपाठी वो पढ़ रहे तो अपने को भी केडी त्रिपाठी पूरा पढ़ना होता है। हाँ, भले ही कॉलेज वाले नहीं पढ़ाते अलग बात है, लेकिन केडी त्रिपाठी पूरा पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है सारा पढ़ना है, रोल ऑफ मेडिसिन एब्जॉर्प्शन, मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन सारा पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन सब पढ़ना है स्पेसिफिकली किसमें, आयुर्वेद में। ये तो हो गया आपका क्या पैथोलॉजी का। फार्माकोलॉजी की बात करें अगर हर्षमोहन वो लोग पढ़ते हैं तो हर्षमोहन ना हमें भी पढ़ना है पूरा शुरू से लेकर अंत तक। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, सेल है, चाहे वो आपका मैकेनिज्म ऑफ पैथोलॉजी है, चाहे इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोलॉजी है, ये सब कुछ पढ़ना होता है हमें। जो वो पढ़ते हैं हूबहू पूरा पढ़ना है। अब बात बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार आयुर्वेद में पढ़ाया नहीं जाता, कॉलेज में वैसे क्वालिफाइड टीचर है नहीं। जहाँ से हमने वो बीएमएस किया है वहां पे हमें हर्षमोहन पूरा पढ़ाया गया था। केडी त्रिपाठी पढ़ाने के लिए जो एमबीबीएस का जो एमडी डॉक्टर थे, एमडी इन पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी, वो आके पढ़ाया था हम लोगों को। एमडी इन जो पैथोलॉजी है वो हर्षमोहन आके पूरा पढ़ा के गया था मैकेनिज्म, तो वो पूरा चीज पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड आप ले लीजिए कि स्वास्थ्य वृत्त है, तो स्वास्थ्य वृत्त में जो वेलनेस है, जो पीएससी सेंटर जो पीएससी जो होती है वेलनेस हेल्थ एंड वेलनेस जो उसका मॉडर्न का सिलेबस है वो आयुर्वेद में पूरा पढ़ना है, हेल्थ एंड वेलनेस। तो उनके सिलेबस को जो कुछ लोग कहते हैं कि एमबीबीएस वास्ट है कंपेरिजन टू आयुर्वेदा, आयुर्वेदा से काफी कम उसमें पढ़ाया जाता है। हाँ। लेकिन उतना डिमांड उनका इसीलिए है क्योंकि सोसाइटी ने उसका एक्सेप्ट किया है, इम्पैक्ट पड़ा है और हम लोगों ने को सोसाइटी ने रिजेक्ट किया है हमेशा से, इसीलिए। ठीक है, तो मेरा उसके बाद अब फाइनल ईयर में अगर आप फाइनल ईयर में जाइएगा शुभम, तो फाइनल ईयर में फिर वही कहानी है। आपका जनरल मेडिसिन वो उन लोगों को पढ़ना होता है, उनको जो पढ़ना होता है जनरल सर्जरी पढ़ना होता है, ईएनटी पढ़ना होता है, ठीक है। तो उनका जो सिलेबस हो गया, उसके बाद उनको जो है रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी पढ़ना होता है। हमारे आयुर्वेद में क्या है, रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी तो आपको पढ़ना ही है, उसके साथ साथ आपको जो है आयुर्वेद की जो रिसर्च एंड पेपर है, जो आयुर्वेद की रिसर्च एंड सिद्धांत है वो भी पढ़ना है। मतलब आयुर्वेद का भी पढ़ना है, मॉडर्न का भी पढ़ना है। तो उसके बाद जनरल सर्जरी में उनको सर्जरी तो पढ़ना ही है, अपने को आयुर्वेदिक सर्जरी भी पढ़नी होती है। अगर जनरल मेडिसिन में जाइए तो जनरल मेडिसिन तो मॉडर्न की पढ़नी ही है, साथ में आपको आयुर्वेद की कायिक चिकित्सा भी पढ़नी होती है, यानी इंटरनल मेडिसिन। उसके बाद आप नेक्स्ट चले जाओ, अगर आगे लेके चलो थोड़ा सा, तो ईएनटी में उनको एयर नोज और थ्रोट्स की पढ़ना होता है। लेकिन अपने में ईएनटी में क्या है, पूरा चालक्य के नाम से है, एयर नोज थ्रोट्स, और उसके साथ साथ टीथ भी पूरा पढ़ना है। इवन जो डेंटल डिकेइंग है, रूटिंग है, कैपिंग है, टीथ क्लीनिंग हो गया,
ये सारा चीज जो है सीमेंटिंग हो गया, डेंटियो फॉर्मेशन हो गया, ये सारा जो डेंटल का सिलेबस है वो पूरा डेंटल सिलेबस उठा करके रख दिया गया है। ऑन बेसिक ब्रीथ के नाम पर पूरा डेंटल सिलेबस उठा कर रख दिया गया है ईएनटी में। तो वहां पे ये भी देखना है। उसके बाद आइज में जाइए तो उनका एक अलग आइज से ब्रांच बना दिया गया है स्पेशलाइजेशन में जाकर के। लेकिन आयुर्वेद में आइज में अगर आप जाके देखिए तो पूरा आपको डिटेल पढ़ना है, चाहे आयुर्वेद से ले ले तो सारे सर्वगत रोग पढ़ना है। लेकिन मॉडर्न से जाके देख लीजिए तो पूरा ए टू जेड डिसऑर्डर है, कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं है। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा सेशन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे वो आपका कंजक्टिवा हो, चाहे आपका जो कर्निया ट्रांसप्लांटेशन हो, चाहे आपका ग्लूकोमा हो, एवरी डिसऑर्डर के बारे में पूरा डिटेल विद सर्जरी बताया गया है आयुर्वेद में। आयुर्वेद प्रोसेस से भी, मॉडर्न प्रोसेस से भी, तो अपने को दोनों पढ़ना है। प्रॉब्लम क्या है अपने पूरे जो प्राइवेट सिस्टम में, प्रॉब्लम क्या है सुबह मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि प्राइवेट कॉलेज में फैकल्टी नहीं है। तो पढ़ाता तो मॉडर्न है नहीं कोई, तो सबके अवधारणा क्या बन गई है कि आयुर्वेद में कुछ है ही नहीं। आप वैसे कॉलेज में जाके देखो, मैं एसएमआईएस का प्रोडक्ट हूँ, एसएमआईएस में जाके देखो एवरीथिंग पढ़ाया जाता है, हर चीज पढ़ाया जाता है। तो वो सारी चीजें हैं। तो जो भी बच्चे को BA-MS लेना है वो अच्छा कॉलेज चूज करे, एकदम परफेक्ट कॉलेज चूज करे। मैं नहीं कह रहा प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज अच्छे हैं, अच्छा प्राइवेट कॉलेज चूज करे और तब जाके वहां एडमिशन ले और तब वो BA-MS करके आए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि एलोपैथिक के जो MBBS डॉक्टर है उससे 10 गुना बेहतर काम ये करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग जितने भी मतलब सिलेबस में आयुर्वेद और मॉडर्न को बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से दे रखा है। अगर उस टाइप से फॉलो किया जाए तो कॉलेज BMS का मतलब बहुत ही ऊपर लेवल पे जा सकता है। MBBS कंपेयर किया जाए तो कहीं इससे, मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही रहेगा कि लोग MBBS को BMS से कंपेयर करते हैं या BMS को MBBS से कंपेयर करते हैं, तो कितना सही है? देखिए BA-MS को देखिए, अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी MBBS को BA-MS से कंपेयर करती है। लेकिन एज ए स्टूडेंट, एज ए डॉक्टर से अगर मैं कंपेयर करूं, एज ए जनरल फिजिशियन मैं अगर कंपेरिजन करूं तो BA-MS की तुलना ही नहीं हो सकती MBBS। जहां MBBS सोचना खत्म हो जाती है, वो कहते हैं ना कि जहां आपकी सोच खत्म होती है वहां से हमारी सोच शुरू होती है। तो आयुर्वेद की सोच वहां से शुरू होती है जहां से MBBS की सोच खत्म होती है। हाँ, उनके पास इक्विपमेंट है, फंड है, 9,000 करोड़ की फंड IMA के पास आती है, मॉडर्न सिस्टम के पास। हमारे आयुर्वेद के पास 3600 करोड़ की फंड आती है। तो वन बाय थर्ड फंडिंग में हम है, तो हमें थोड़ा कमियां तो हमें दिखेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या सोसाइटी में आयुर्वेदिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं? दूसरी चीज। तीसरी चीज, सोसाइटी में जो भी इलाका है जहाँ पे पेशेंट आते हैं वहां पर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन मिल रही है वो एडल्टर्ड मेडिसिन मिल रही है। मतलब जो रियल मेडिसिन है, जो सही मेडिसिन है वो मिल नहीं रही है। इसकी वजह से आयुर्वेदिक डॉक्टर का प्रैक्टिस हैम्पर कर रहा है। और मुझसे अगर पूछो, अगर अच्छे से कोई आयुर्वेदिक अच्छे से करे, BA-MS अच्छे से करे, PG अच्छे से करे, अच्छे कॉलेज से, और डिग्री लेने वाले कॉलेज की तो कोई वैल्यू ही मैं नहीं देता, अच्छे कॉलेज से अगर वो करे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि दिस पर्सन हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए कहीं नहीं जाएगा। अगर किसी को अगर ऐसा शक है कि मुझे देखना है तो मेरे हॉस्पिटल पे आए। मैं मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से 1 बजे मैं बेसिक सेंटर पे बैठता हूँ, 3 बजे से लेकर 6 बजे मैं मुजफ्फरपुर सेंटर तक बैठता हूँ। दोनों सेंटर में से जिस सेंटर पर आना है, मैं रहूं न रहूं, आयुर्वेदिक फिजिशियन को मैं बैठाता हूँ, मेरे अलावा भी बैठाता हूँ दूसरे डॉक्टरों को। OPD आके देखे, एवरीडे 40 to 50 OPD हर सेंटर पे मेरा है। और प्लस मॉडर्न के जो MBBS के डॉक्टर बैठते हैं वो लोग भी काम करते हैं, तो मोर देन 70 to 80 OPD हमारा पर डे का हो जाता है एक सेंटर पे। तो आराम से, मार्केट अच्छा है, आपको काम करने आना चाहिए। बिल्कुल। तो जो BA-MS का कोई लोग अगर MBBS से कंपेरिजन करता है, आप देखिएगा कि इन द नेक्स्ट 10 ईयर में क्या होगा। अगर बीजेपी गवर्नमेंट एक बार और आ गई सेंट्रल में तो देखिएगा कि क्या हालत होने वाली है एलोपैथी वाले। इतना क्यों हो हल्ला हो रही है, इसीलिए हो रही है। बिल्कुल। वो आएगी, चीजें सिस्टम बदलेगी, और सिस्टम जिस तरह चल रही है अगर 5 ईयर और चलता रहेगा तो एक समय ऐसा देखिएगा कि हेड टू हेड जो है ना टक्कर देने लगेगा। प्रमोशन हो रहा है और आगे भी होगा, फिर आगे भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा क्वेश्चन अब नेक्स्ट है, जैसे आयुष में कई सारे और भी कोर्सेज है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आयुष में और सारी कोर्सेज है, जैसे कि अगर आप बात करो आयुर्वेद के अलावा होम्योपैथी। होम्योपैथी एक ऐसा कोर्स है ना, अगर आप उसमें देखो जो उसमें जर्मन मेडिसिन वर्क करती है, ठीक है, वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है। होम्योपैथी जर्मन मेडिसिन वर्क करती है, लेकिन उसकी मेडिसिन का जो
रेट ऑफ जो एफिशिएंसी है, जैसे उसकी जो कार्यशैली जो है, जो काम कैसे करती है, तो पोटेंसी के यहाँ पर करती है। जो भी होम्योपैथी के मेडिसिन देखिएगा तो वो पोटेंसी पे काम करता है, ठीक है। जैसे मेरे मुजफ्फरपुर सेंटर पर डॉक्टर हसनैन बैठते हैं, होम्योपैथी के डॉक्टर, और वो वीक में 2 दिन आते हैं, और जो वो आते हैं बुधवार को और संडे को आते हैं, 2 दिन आते हैं, और 2 दिन में उनकी ओपीडी, अगर बुधवार की बात करें तो ओपीडी मोर देन 100 की होती है उनकी, और संडे की उनकी ओपीडी 150-150 पहुंच जाती है। सुबह वो 7 बजे शुरू करते हैं, शाम में 6 बजे बंद करते हैं। हमने हालांकि एक ही हॉस्पिटल में 3-3, 4-4 चैम्बर बना रखा है अलग अलग डॉक्टरों के लिए, तो मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन इतना भीड़ रहता है कि एमबीबीएस वाले डॉक्टर्स को देख के परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किन की जो डिसऑर्डर है उसके ट्रीटमेंट, गांठ की जो है वो लिम्फोमा वगैरह हो गया, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, उसकी मॉडर्न में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर रेसिस्टॉन 10 mg को छोड़ दिया जाए तो कोई मेडिसिन मॉडर्न में अवेलेबल नहीं है, तो आयुर्वेद में ही मैक्सिमम मेडिसिन है या होम्योपैथी में। तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथी ज्यादा डिमांडिंग हो जाती है कई ज्यादा कंडीशन में। लेकिन होम्योपैथी में प्रॉब्लम क्या है? अच्छे डॉक्टर नहीं है। जैसे आयुर्वेद में प्रॉब्लम है अच्छे डॉक्टर नहीं है, वैसे होम्योपैथी में अच्छे डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये तो होम्योपैथी हो गया। तीसरा पैथी आती है यूनानी। यूनानी जो है वो आप अरबी लैंग्वेज से आई हुई एक सिस्टम है, ठीक है। यूनानी में ट्रीटमेंट काफी है। यूनानी में स्पेशली लोगों ने उसको बदनाम करके रख दिया है कि वो जो सेक्सुअल रिलेटेड डिसऑर्डर है उसी की ट्रीटमेंट करेंगे वो। जो पूरी तरह से उसको बदनाम करके रखा हुआ, पूरा सिस्टम बदनाम करके रखा हुआ। उसका एक मतलब नैरेटिव चलाया गया मॉडर्न सिस्टम के द्वारा कि ये जो है जो सेक्सुअल रिलेटेड डिसऑर्डर होगा, इनफर्टिलिटी होगा, स्टेमिना बनाने की, उसकी दवा बेचेगा। ऐसा बना दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप जाके देखिए तो ऐसे ऐसे मेडिसिन है जो उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो आयुर्वेद से ही है। नाम भले ही अरबी है, लेकिन सारे मेडिसिन का एक्सट्रैक्शन है। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह है, मैं उनसे बात करता हूँ, उसकी बुक्स वगैरह कन्वर्सन मैंने पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ा है, तो आयुर्वेद की जितनी फार्माकोलॉजी की जो मैकेनिज्म है उसको कॉपी किया गया है यूनानी में, बस नाम और टर्मिनोलॉजी बदल दिया गया है, ठीक है। तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी अच्छी है, लेकिन इन कंपेरिजन टू अभी के टाइम में आप आयुर्वेद को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद होम्योपैथी पे जाइए, उसके बाद थर्ड आप यूनानी में जा सकते हैं, क्योंकि नैरेटिव एक चला दिया गया। उसका चौथी सिस्टम आती है सिद्धा। सिद्धा केरला की एक ऐसी सिस्टम है जो वहां पर तालकोट चिल्ली हो गया, जो आपका जो यहाँ पर जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसमें उसके अच्छे रिजल्ट है, ज्वाइंट पेन में अच्छी रिजल्ट है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम में उनकी बहुत ज्यादा उनकी रिसर्च रहती है उनकी सिद्धा वाले की, ठीक है। और उनकी क्या स्नेक बाइट वगैरह जो होती है उसमें भी उनकी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहती है, लेकिन वो सीमित है तेलुगु और तमिल रीजन में। पूरे भारत में वो पूरी तरह से नहीं। एक और सिस्टम है सीवा रुकवा, जो बौद्ध धर्म से लाया गया ब्रांच है सीवा रुकवा। वो भी आयुष के सिस्टम का पार्ट है। अभी 2-3 कॉलेज यूज किए भारत में। वो भी जो है वो प्रेशरिंग पे काम करती है, जो मैकेनिज्म ऑफ प्रेशरिंग होती है उस पे काम करती है। वो भी एक अच्छा सिस्टम है, लेकिन उसको ग्रो करने में लगभग 20 से 25 साल सीवा रुकवा को लग जाएगा मार्केट में। तो ये आयुष सिस्टम का अगर कंपेरिजन करें सीक्वेंस वाइज, सबसे फर्स्ट आपको प्रायोरिटी देना है किसको? सबसे फर्स्ट एंड प्रायोरिटी आपको देना है आयुर्वेद को यानी बीएमएस को। सेकंड प्रायोरिटी आपको देना है होम्योपैथी को। थर्ड प्रायोरिटी देना है यूनानी को। फोर्थ प्रायोरिटी देना है सिद्धा को। और लास्ट आपको सीवा रुकवा को देना है। ये 5 सिस्टम का सीक्वेंस। अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों का यही रहता है कि अगर इन कोर्स में इनरोल करता है तो उनको सैलरी कितना मिलेगा? देखिए सैलरी का सबसे अगर पूछो जो प्राइवेट कॉलेज में बीएमएस करके आ रहे हैं उनको 10 से 15 हजार रुपया कोई दे दे तो एहसान करेगा। जो अभी जो बीएमएस डॉक्टर मेरे पास आते रहते हैं, सीखने के लिए आते रहते हैं, आप उससे पूछो कि बेटा ये बताओ, आप हंसी आती है कई बार कि आपको क्या क्या आता है, आपने कॉलेज से क्या क्या सीखा है, तो मुझे बताएगा कि सर मुझे बीपी नापना आता है, टेम्परेचर लेना आता है। उसके बाद वो बोलेगा सर मैं इंजेक्शन दे देता हूँ, आईवी इंजेक्शन दे दूंगा, आईएम इंजेक्शन दे दूंगा, और वो बताएगा कि कैथेटर पाइप में लगा लूंगा सर, ओटी में काम देख लूंगा, जो नर्सिंग केयर है वो कर लूंगा। तो मैं उसको पूछता हूँ आपने बीएमएस किया है या एमबीबीएस किया है? वो जवाब देता है सर मैंने बीएमएस किया है। तो भाई बीएमएस का आपको क्या आता है ये बताओ ना आप मुझे। तो बीएमएस का कुछ भी नहीं आता। जब उसे पूछो कि पैथोलॉजी का कुछ आता है तो नहीं आता। उससे पूछो कि भैया रोग निदान में कुछ आता है, डायग्नोस करना आता है, कैसे करोगे, नहीं आता है। पेशेंट को कैसे चेक करना है वो नहीं पता है। रोगी परीक्षा है वो पता है, नहीं पता है। मेडिसिन पता है, कुछ मेडिसिन का क्या फॉर्मुलेशन है, उसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, वो कैसे किस पेशेंट को किस बीमारी में देना है वो पता है, नहीं पता है। तो भाई आपने आयुर्वेद में 4.5 साल किया क्या? तो जवाब देता है कि सर कॉलेज में तो पढ़ाई ही नहीं होता। तो वैसे लोगों को अगर कोई हॉस्पिटल 10 से 15 हजार रुपया दे तो वो भी ज्यादा ही है मुझे लगता है। उसकी लेवल एक नर्सिंग से ज्यादा नहीं हो गया। ठीक है, तो पहली तो ये हो गई।
दूसरी वो डॉक्टर्स है जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन से करके आ रहे हैं, जैसे एसडीएम हसन हो गया, तो जो आपका हरिद्वार में पतंजलि हो गया, गुजरात के कॉलेजेज वगैरह हो गया, राजस्थान के कुछ कॉलेजेज, स्पेशली एनआईए की बात कर रहा हूँ, बाकी सबकी नहीं। आईटीआर जामनगर की बात कर ले, बीएचयू वाराणसी की बात कर ले, तो यहाँ से जो बच्चे निकलते जो इनको आयुर्वेद में प्रैक्टिस करना है, वो अगर आके हमारे सेंटर पे काम करे, जैसे हमारे यहाँ दिनेश जी आते हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार, उन्होंने बीएमएस पटना से किया है, ठीक है, आज तो है नहीं, आएंगे तो कभी मैं सेशन होगा तो मैं उसको मिला दूंगा। डॉक्टर दिनेश कुमार आते हैं, उनकी मैं जो मेरे यहाँ जो मैं इनको पे करता हूँ 3,000 रुपए पर डे पे करता हूँ। अब आप सोचिए कि 3 दिन मेरे यहाँ देसरी सेंटर पे रहते हैं, 4 दिन मुजफ्फरपुर सेंटर पे रहते हैं, क्योंकि मुजफ्फरपुर सेंटर मेरा पुराना है। 3,000 रुपए पर डे पे करता हूँ, यानी आप मंथली समझिए तो 90,000 रुपए उनको मंथली दिया, प्लस एक 4 व्हीलर गाड़ी दिए हुए। 4 व्हीलर गाड़ी में फ्यूल जो लगता है, अगर सोच लीजिए तो पर डे की फ्यूल का जो मेरा खर्चा है, वो मेरा गाड़ी पे 500-700 रुपए फ्यूल पे खर्चा है। तो आप समझ सकते 15,000 इधर हो गया, नाश्ता से लेकर के एक डॉक्टर पे, आयुर्वेदिक डॉक्टर पे 1,20,000 रुपए मेरे खर्च गिरते हैं। तो जो अच्छे डॉक्टर है ना, वो मोर देन 50 to 60,000 कमा सकते हैं आके। अब रह गया गवर्नमेंट वैकेंसी की, तो गवर्नमेंट वैकेंसी एमओ की वैकेंसी बहुत कम आती है। यूपी में आई थी लास्ट ईयर, मध्य प्रदेश में इस साल आई थी, तो एमडी वाले की आई थी, गुजरात में 2001 के बाद नहीं आई है। अगर बात करें बिहार में, तो बिहार में 2004 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं आई है। झारखंड में कोई कॉलेज ही नहीं है, तो वैकेंसी आई थी लेकिन कॉलेज ही नहीं है। झारखंड में वैकेंसी आई थी आपकी 2020 में, सीट खाली चली गई है झारखंड की। बंगाल में वैकेंसी आई थी आपका 2017 में, अगर बंगाल का ले लो तो। केरला में जो वैकेंसी है वो 2001 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं आई है, वहाँ कुछ क्राइसिस चल रही है इस वजह से। कर्नाटका में वैकेंसी है 2008 के बाद कर्नाटका में वैकेंसी नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2012 के बाद आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की कोई वैकेंसी नहीं आई है। वहाँ पे आई है तो क्या आई है, टीएससी सीएससी सेंटर पर एक डिप्लोमा कोर्स करा देता है आयुर्वेद वाले डॉक्टरों को, और एलोपैथिक प्रैक्टिस करवा रहा है। मतलब कि आयुर्वेद को खत्म करने के लिए एलोपैथिक प्रैक्टिस करा रहा है, एलोपैथी की वैकेंसी निकाल रहे हैं, और वहां पे सैलरी 26,000 मिलता है महाराष्ट्र में। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2006 के बाद एक भी वैकेंसी नहीं आई है। पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खुल गया है, ढूंढ के आयुर्वेद का कोई नामो निशान नहीं है। तो गवर्नमेंट वैकेंसी की बहुत ज्यादा अभी भी भारत में हालत खराब है। रह गया प्राइवेट प्रैक्टिस की, तो प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब आपको कितना काम आता है। कोई पेशेंट आपके पास आएगा, आप उनको ठीक करोगे तो आप पैसा बहुत कमाओगे। मेरी बात करो तो मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ, अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। इसी सब को करते करते आराम से मेरा कितना भी बुरा जाएगा तो 1,20,000 1,15,000 से नीचे मेरा नहीं रहता। 1 लाख में प्लस ही रहता हूँ हर महीने, ये तीनों चारों मिला के। तो जैसा जो लोग मेहनत करते हैं वैसा। एक बिग डॉक्टर करके बंदा है मोहसन मीना करके, वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन चलाता है, ठीक है, आपने नाम सुना होगा। वो कोचिंग वगैरह चलाता है, वो 1 लाख प्लस का रहता है टारगेट, सिर्फ वो बीएमएस के बच्चों को पढ़ाता है। उसके बाद एक विवेक तिवारी करके बंदा है, वो एआईपीजीटी की प्रिपरेशन कराता है, ठीक है। तो उसके पर मंथ की इनकम होगी 4 to 5 लाख पर मंथ। विवेक तिवारी बीएचयू से उन्होंने एमडी किया है, पीजी किया है, ठीक है। तो ये लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं। अगर गुजरात की बात करें, महेंद्र सिंह सरवैया सर है, तो उनकी पर डे की ओपीडी 250 से 300 की ओपीडी। पंचाभाई दामनिया सर है, उनकी 200 से 300 की ओपीडी है। तो उनकी पर डे की अगर अर्निंग बात करें तो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए की पर डे की अर्निंग। तो आप कैसा करते हैं? अगर यूपी की बात करें तो एक सर है, ठीक है, उनको भी अगर देखिएगा तो उनकी भी मैंने देखा है अभी, तो उनकी भी अच्छी रहती है, वो मेडिसिन बनाते हैं काफी अच्छा, उनको पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं। अच्छा, अभी मात्र पतंजलि की है, पतंजलि कितनी 8,000 करोड़ की कंपनी शुरू हुई। शुरू जब हुई थी 0 से शुरू हुई थी, अभी 8,000 कंपनी की हो गई है। अगर मार्केट वैल्यू की बात करें 8,000 करोड़ एक छोटा वैल्यू नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बस सबसे बड़ी चीज है आपको काम आना चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर, आपको आयुर्वेद का काम आना चाहिए, तभी आप मार्केट में पैसा कमा सकते हो। नहीं तो जिस तरह से आप प्राइवेट कॉलेज से निकल के लोग आ रहा है, 10,000 से 15,000 रुपए कोई इससे ज्यादा नहीं दे रहा है। अगर भरोसा नहीं है तो जितना भी पटना के बड़े हॉस्पिटल्स है, चाहे आप यूपी में लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल में जाकर देख लीजिए, दरभंगा में चले जाइए, गुजरात के गांधीनगर चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, ये सब में मैं जाके देख चुका हूँ। 15,000 रुपए से ज्यादा किसी को नहीं दे रहा है आयुर्वेदिक डॉक्टरों। सिर्फ बीएमएस, उसके बाद अगर पीजी करेंगे तब? पीजी करने के बाद अगर आप पीजी करने का, जो पीजी वही कर रहा है जिसको आयुर्वेद में काम करना है। आप इस लॉजिक को समझिए, पीजी वही कर रहा है जिसको आयुर्वेद में काम करना है, और पीजी करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में वो किसी के एलोपैथी की गुलामी नहीं करेगा, नंबर 1।
नंबर 2 वो अपना सेटअप डालेगा। और मेरे सर्किल में 50 से ज्यादा लोग हैं जो पीजी करके अपनी क्लिनिक चला रहे हैं, और कितना भी उनका बुरा चल रहा है तो 50 से 60 हजार रुपए आराम से उनका आ रहे हैं। स्टार्ट में वो क्या करते हैं, 2-3 सेंटर पकड़ लेते हैं और 1-2 अलग भी पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो सिंगल सेंटर पे रहे तो उनका खर्चा भी ना निकले, क्योंकि 3-4 साल आपको मार्केट बनाने में लग जाता है, 3-4-5 साल नया भी जगह कहीं भी जाते हैं आप। तो उस समय में क्या करना होता है कि आप 3 या 4 अलग हॉस्पिटल पकड़ लो जिनकी चल रही है, तो उससे क्या होगा, वहां पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, नंबर 1। दूसरी क्या होगा, पेशेंट ठीक होगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और तीसरा क्या होगा, कुछ अर्निंग हो जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ जाओगे तो 1500 रुपए से कम पीजी वाले को कोई देता ही नहीं। अगर मेरे यहाँ दिनेश जी आते हैं, बीएमएस किए हुए हैं, एमडी किए हुए हैं, मैं उनको 3000 रुपए देता हूँ। जब दिनेश जी मेरे पास आए तो मैं उनको 2500 से शुरू किया था, और 2 साल हो गया, अभी 3000 उनको दे रहा हूँ। तो एमडी करने के बाद आप किसी भी सेंटर में जाते हो कि हमको जॉब चाहिए, तो आपको जो 3 घंटे का या 4 घंटे का आपको 3000 रुपए वो पे करते हैं। इन कंपेरिजन टू एमबीबीएस क्या है, 3 घंटे के 4 घंटे भी वो 3000 रुपए ही हम लोग पे करते हैं, एमबीबीएस के एमडी जो है उनको। तो इनको भी 3 से 4 हजार, तो इक्वल हो जाती है सैलरी ऑन हॉस्पिटल लेवल पे, इक्वल हो जाती है, लेकिन डिपेंड करता है आपसे पेशेंट कितना ठीक हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, बच्चे बहुत सारे पूछते हैं, सर हमें बताइए कि इसका कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, स्कोप क्या है, आगे चल के हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो अगर आप बीएमएस कर रहे हो तो उसके बाद आप एमडी करोगे। एमडी करने के बाद पहला तो आप फिजिशियन के तौर पे काम करते हो, जनरल फिजिशियन के तौर पे। एमएस करते हो तो जनरल सर्जन के तौर पे काम करते हो। अगर जनरल सर्जरी भी करते हो तो 12-13 सर्जरी में भी आपको दूसरा नहीं मिलेगा। जो बेसिक जनरल फिजिशियन सर्जन जो करते हैं 12-13 सर्जरी, वही आप करो, अच्छे से कर सकते हो। दूसरा, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, हालांकि उन्हें 58 सर्जरी की परमिशन दी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अभी भी उसका कुछ दिख नहीं रहा है, लोग कर नहीं रहे, ग्राउंड लेवल तो उतनी सर्जरी नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर आप बीएमएस अच्छे से करते हो और एमडी रस्ता से करते हो, तो रस्ता से करने के बाद आप उसकी जो फर्मा जो कंपनी है वो स्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। जीएमपी सर्टिफाइड लेकर के, जीएमपी सर्टिफाइड लेकर के, सर्टिफिकेशन लेकर के आप अपने फर्मा कंपनी, और भारत में प्योर क्वालिटी मेडिसिन बेचने वाले की बहुत कमी है। अभी आप जाके देखो तो 60% एलोपैथिक कंपनी, जो फर्मा कंपनी, जो सिप्ला है आप ले लीजिए, अल्केम है, आप कार्डिला ले लीजिए आप, ठीक है, तो ये सारे लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाना शुरू कर चुके हैं। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा, हिमालय जो कंपनी है उसका जो ऑनर है वो मॉडर्न पैथी वाले, उसको आयुर्वेद का कुछ भी नहीं आता, और पूरे भारत में सबसे बिकने वाला प्रोडक्ट हिमालय आती है, वो आयुर्वेद का नहीं है। कुछ दिन पहले मुझे लीप 52 जैसे कंपनी, और लीप 52 का वो भी बैन हो चुका है, उसका क्या रीजन है? तो इतना चमकने का रीजन है कि लीवर की मेडिसिन मॉडर्न में नहीं है। तो मतलब ये है, अभी हालांकि है एल-ऑर्निथिन, एल-एस्पार्टेट, हेपामार्च के नाम से आती है, यूडीलिव के नाम से आती है, ठीक है। तो ये जो यूडीलिव, हेपामार्च वगैरह के नाम से जो मार्केट में आती है वो है लीवर की मेडिसिन, मॉडर्न में अब आया है। लेकिन अगर आप आज से 10 साल 12 साल पीछे जाके देखो तो ये ना हेपामार्च थी, ना यूडीलिव वगैरह ये सब थी, तो ये सब नहीं थी। तो लीव 52 क्या सबसे बेस्ट था। तो जितने एलोपैथी के डॉक्टर थे सबने लीव 52 को ढूंढ के लिखा, और अभी भी वो ढूंढ के ही लिख रहे हैं, खूब जम के लिख रहे हैं। अगर एलोपैथी लीवर का कोई पेशेंट आता है तो लीव 52 एक प्रेस्क्रिप्शन पैड में आपको देखने को मिलेगा। यही कारण है कि इतना ज्यादा ग्रो किया है। और प्लस बनाने वाले जो पर्सन है वो एलोपैथी का है, तो आईएमए का डायरेक्ट सपोर्ट उसको मिल रहा है, वो जो है उसको डायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है। इस वजह से हिमालय इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है। अभी पतंजलि इतना परेशान क्यों है, क्योंकि पतंजलि हेड टू हेड टकरा रहा है आईएमए से और एलोपैथिक सिस्टम, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए पीजी कॉलेज को लेकर। पीजी में कितना सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, और उसके अलावा कौन कौन से कोर्स में हमें इनरोल करना है, मतलब किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा हम लोग को जाना चाहिए? देखिए, जो कॉलेज सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया है उस पर आप एक अलग सेशन आप रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि आपको मैं डेवलपमेंट बता देता हूँ कि किसमें 5-7 मिनट लग जाएगा कम से कम, टाइम बड़ी वीडियो हो जाएगी आपकी, सेशन भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पीजी के लिए आपको सबसे पहले प्रायोरिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी देना चाहिए। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों देना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मान लीजिए अगर किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं, 100 सीटें तो किसी कॉलेज में पूरे भारत में नहीं, पीजी में 86 सीटें हैं, तो 86 सीटें मान लीजिए है, तो 86 सीटें हैं, मान लीजिए कि आईटीआरए के लिए लेते हैं तो 66 सीटें हैं, हालांकि उसमें इंटरनल कोटा नहीं लगती। लेकिन अगर हम बीएचयू के ले लें तो बीएचयू में अगर मान लीजिए कि 100 सीटें हैं तो 100 का 50 सीटें उस स्टूडेंट के लिए रिजर्व होगा जहाँ उस कॉलेज से बीए में किया,
अब आप सोचो कि देश का एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे टॉप 50 रैंक वाले बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, एक तरफ ऑल इंडिया कोटे से आके, और दूसरे जो सीजन सीरीज है जो इंटरनल कोटे का बच्चे जो है वो 1000 रैंक तक के 800 रैंक तक के उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। तो आप डिफरेंस समझ में आ रहा है। जिन बच्चे को स्टेट की सबसे खराब पीजी कॉलेज नहीं मिल जाएगी, वो उन बच्चों को इंटरनल कोटा के फायदे की वजह से वो कॉलेज मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चे को उस कॉलेज से पीजी करना चाहिए, उस कॉलेज जो स्टेट में जहां पे पीजी की सीट ज्यादा है, क्योंकि जहां से आप बीएमएस करते हैं आप वहां की 85% जो रिजर्वेशन है पीजी सीट की वो आपको मिलती है। टोटल कितनी? 85% रिजर्वेशन मिलती है। तो उसी स्टेट को चूज करना चाहिए जहां पर पीजी की सीट ज्यादा है, क्योंकि बीएमएस की आने वाले समय में कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। लोग बहुत ज्यादा अवेयर और जागरूक हो रहे हैं, लोग हमेशा एमडीएमएस ही ढूंढ रहे हैं, और अभी मेरे यहाँ भी मैं देख रहा हूँ लोग एमडीएमएस ही ढूंढना शुरू कर चुके हैं। तो आने वाले समय में पीजी करना ही होगा। ये जो 4-5 साल पहले कुछ यूट्यूबर वीडियो बनाते थे और बोलते थे कि पीजी बीएमएस में करने की जरूरत नहीं है, बीएमएस कर लीजिए आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये गलत मैसेज है, गलत इन्फॉर्मेशन है। पीजी आपको करनी होगी, और पीजी आपको करनी होगी तो आप वहां से एडमिशन लीजिए जहां पर पीजी की ज्यादा सीटें हैं। और तीसरा प्रायोरिटी दीजिए एजुकेशन क्वालिटी, उस कॉलेज की एजुकेशन क्वालिटी क्या है। चौथा प्रायोरिटी दीजिए फी कितनी है किस कॉलेज की, और ये सब चीजों का ध्यान रख करके सब कॉलेज चूज। बच्चे का क्वेश्चन ये भी रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज से बीएमएस करूँ या प्राइवेट कॉलेज से करूँ, मतलब हमें कितना डिफरेंस मिलेगा इन दोनों कोर्स में अगर कॉलेज में करते हैं बीएमएस, और गवर्नमेंट और प्राइवेट में कितना डिफरेंस है? देखिए, गवर्नमेंट और प्राइवेट में सबसे मेजर डिफरेंस है वो है सुविधा का। सबसे मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिला सुविधा का। मोर देन, मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ समय पहले, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो 60% जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर फैकल्टी नहीं है। अब आप कहोगे हाउ 50% फैकल्टी नहीं है, 50% से कम फैकल्टी रहती है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो अगर 10% गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो बाकी गवर्नमेंट कॉलेज की स्थिति अभी भी खराब है। मैंने कई बार इस पे आवाज उठाया है कि इसको सुधारा जाए, फैकल्टी भरते नहीं है, इस वजह से दिक्कत होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है, आपकी तो फीस कम लगती है। दूसरी क्या होती है, आपको सुविधा प्राइवेट कॉलेज की कंपेरिजन में ज्यादा मिलती है, लेकिन फैकल्टी की कमी आपको वहां भी झेलना पड़ेगा। जिस तरह से प्राइवेट कॉलेज में ऑन पेपर फैकल्टी होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में फैकल्टी ही नहीं होती। ये मेजर अंतर है, गवर्नमेंट कॉलेज में फैकल्टी ही नहीं होती और प्राइवेट कॉलेज में ऑन पेपर फैकल्टी होता है। जब चेकिंग आएगा, एनसीआईएसएम से इंस्पेक्शन आएगी तो आ जाते हैं, बाकी फिर गायब हो जाते हैं। दूसरे तीसरे चीजें, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज जैसे एसटीए भाषण हो गया, पतंजलि हो गया, गुरु गोरखनाथ हो गया, यूपी में आप ले लो तो, मध्य प्रदेश में शुभदीप हो गया, धनवंतरी हो गया चंडीगढ़ में, तो उसका पंजाब में आप चले जाओ तो वहां पर एक कॉलेज है। तो ये सारे जो कॉलेजेज है ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करता है, फीस भी ज्यादा नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करता है, क्योंकि उसके साथ ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। जो ट्रस्ट या ऑर्गेनाइजेशन उसको पेमेंट करती है, इस वजह से जुड़ा हुआ है। तो मैं तो बोलूंगा अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है और प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो गवर्नमेंट कॉलेज चूज करो। अगर फाइनेंशियली इशू नहीं है और गवर्नमेंट खराब कॉलेज मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ करके प्राइवेट अच्छा कॉलेज लो। अल्टीमेटली आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि खराब कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से बीएमएस करके अपने फ्यूचर को बर्बाद करो। तो जैसे डिग्री की बात करें तो डिग्री में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज का डिग्री और प्राइवेट कॉलेज कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, और डिग्री का कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। प्राइवेट कॉलेज से करके आओ, गवर्नमेंट कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोनों की डिग्री कॉमन होती है, सेम होती है, ना उसका मार्केट में कोई असर पड़ने वाला है ना कुछ भी, और ना ही आपके प्रैक्टिस पे कोई असर पड़ने वाला है। कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो डिपेंड करता है आपके पेशेंट ठीक करने की क्राइटेरिया पे। आप कितना पेशेंट ठीक कर पाते हो उस पर आपका प्रैक्टिस डिपेंड करेगा, न कि आपका उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी डिग्री किस कॉलेज से लिया है। मैंने एसएमआई से लिया है तो क्या इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं यहाँ प्रैक्टिस करूंगा, कोई गुरु गोरखनाथ से लेके आया, अगर उससे ज्यादा पेशेंट ठीक होगा तो पेशेंट उसके पास ज्यादा जाएगा। ये कोई बीटेक इंजीनियरिंग थोड़ी है कि हमको प्लेसमेंट लगाना है, यहाँ तो आपकी खुद की चलानी पड़ती है, तो कोई अंतर नहीं। अब इस समय एक बहुत ही चर्चा वाला क्वेश्चन चल रहा है लोगों के माइंड में कि नेक्स्ट का एग्जाम को लेकर, क्या है नेक्स्ट एग्जाम, इसके बारे में कुछ बताएंगे? नेक्स्ट एग्जाम एक एग्जिट एग्जाम है, ठीक है। इसको नेशनल एग्जिट टेस्ट के नाम से 2020 में एनसीआईएसएम और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको लाया था और फीडबैक मांगा था। लेकिन कोविड के कारण क्या हुआ कि स्टूडेंट और किसी ने उस पर फीडबैक नहीं दिया।
कुछ करके मुश्किल से 600 के आसपास कुछ डाटा के हिसाब से 600 लोगों ने फीडबैक दिया। अब आप समझिए कि पूरे भारत में 2,40,000 आयुष स्टूडेंट है। 2,40,000 आयुष स्टूडेंट जो अभी रनिंग स्टडी कर रहे हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर फोर्थ ईयर के 2,40,000 के आसपास, अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम ऑफिशियल डाटा 2,40,000 अप्रोक्सीमेट है। तो उसमें से 600 बच्चे अगर किसी चीजों का फीडबैक दे रहे हैं तो उस फीडबैक को कंसीडर करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग से तो नहीं करना चाहिए। 600 बहुत कम नंबर है, तो उसको उन्होंने कंसीडर कर लिया और उन्होंने कहा कि हम अगले 3 साल में लागू करेंगे। उन्होंने 2020 में कहा, लेकिन कोविड की वजह से बैच पीछे चल रही है, सेशन पीछे चल रही है। अब उन्होंने 20 दिसंबर 2023 को एक नोटिस रिलीज करती है एनसीआईएसएम ऑफिशियल और कहती है कि 20 दिसंबर 2023 के बाद जिनका भी इंटर्नशिप शुरू होता है उन सबको नेक्स्ट एग्जाम देना होगा, जो कि एकदम सरासर गलत है। अगर आप समझिए कि 2016, 17, 18, 19 के बच्चे उत्तर प्रदेश में अभी भी पढ़ रहे हैं, रूल के अकॉर्डिंग 2019 के बच्चों का सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए नवंबर इंड या दिसंबर में। लेकिन अभी भी सारे स्टेट, अगर उड़ीसा ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए और महाराष्ट्र में तो हो गया दिसंबर में एडमिशन, एग्जाम कंप्लीट हो गया। बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए और आप ले लीजिए मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट में इस साल 2024 में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीनों में एग्जाम होने वाला है और जुलाई में होने वाला है यहाँ उड़ीसा में। तो आप बताइए, जिन बच्चों का 1 साल सेशन पीछे है कोविड की वजह से, वो गलती की खामियाजा बच्चा क्यों भुगते? तो नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है ओल्ड बैच के लिए लागू नहीं करना। इसको लेकर के स्टूडेंट की एक ग्रुप ने, मैंने भी इसमें सपोर्ट काफी किया है, वो स्टूडेंट के ग्रुप ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट जाइए, तो बच्चे हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ, सिंगल बेंच ने केस को रिजेक्ट कर दिया, अनऑथेंटिक मान। अभी बच्चों ने डबल बेंच में केस फाइल किया। 27 को उसकी हियरिंग थी। नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वो 30 तारीख को दिया गया है करेंटली, जो नेक्स्ट एग्जाम का है वो। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो एमबीबीएस का, जो आईएमए ने, एनएमसी ने क्या किया, एमबीबीएस वालों का 2024 से जो आने वाली बैच है उसके लिए नेक्स्ट एग्जाम इम्प्लीमेंट किया, लेकिन आयुष वालों ने जबरदस्ती करके पुराने बैच से थोपने की कोशिश कर। तो यही पर जो अनफेयर चीजें हो रही है, ये इसीलिए हो रही है कि आयुष को किस तरह से खत्म किया जाए। और आयुष में जितने भी लोग हैं उसमें यूनिटी नहीं है, चाहे वो फंडिंग के लेकर के हो, चाहे लड़ने को लेकर हो, चाहे स्ट्राइक को लेकर हो, कहीं भी आयुष के स्टूडेंट में यूनिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिसके कारण ये सब आज दिन देखना पड़ रहा है। ठीक है, अब एमबीबीएस वाले में आईएमए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काफी मजबूती से खड़ा होता है। ठीक है, और आईएमए ने ही जानबूझ करके आयुर्वेद को और जो इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इंडिया की, उसको खत्म करने के लिए जितनी कोशिश है वो किया है। और तो लोग लड़ते हैं तो इसका क्या होता है, आईएमए को भी झुकना पड़ता है। और हम लोग स्पेशली थैंकफुल रहेंगे बाबा रामदेव का। लोग भले ही उनको क्रिटिसाइज करे, कुछ भी करे, लेकिन पर्सनली हम लोग थैंकफुल रहेंगे क्योंकि वो एक आदमी मिला जो आयुर्वेद की तरफ से स्ट्रांगली खड़ा होकर लड़ने को तैयार है। बाकी तो कोई लड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट न्यू बैच से लागू हो जाएगा। कोर्ट में अभी केस चल रहा है, जो भी अपडेट आएगा मिल ही जाएगा। ठीक, एग्जिट टेस्ट में और एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, एग्जिट टेस्ट का सिलेबस क्या है, जो आपका बीएमएस थर्ड ईयर में जो आप पढ़ोगे ना, बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट सिलेबस है आपका एग्जिट टेस्ट। तो फिर हम लोग का ये मांग है कि भाई आप 2 एग्जाम क्यों ले रहे हो? फाइनल ईयर का एग्जाम ले रहे हो, एक एग्जिट टेस्ट ले रहे हो, एक एआईपीजीटी का एग्जाम ले रहे हो। एमबीबीएस की तरह आप क्या करो, फाइनल ईयर और एग्जिट टेस्ट दोनों को मर्ज करके एक एग्जाम कर दो और कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टेड अथॉरिटी, एनटीए से कंडक्ट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे देश में इन्फॉर्म हो जाएगा, क्वालिटी भी इन्फॉर्म हो जाएगी। ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि अब एनसीआईएसएम सुने तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सिलेबस ज्यादा दिक्कत, पुराने बैच के बच्चों को कहेगा तो उससे थोड़ा दिक्कत होगी। ये जो गलत है, तरीका से लाया जाता तो अच्छा रहता, जैसे कि खाली वो एग्जाम करते 2 एग्जाम को मर्ज करके अच्छा हो जाता, या फिर नेक्स्ट एग्जाम को आईपीजीटी एग्जाम के साथ मर्ज कर देता, तो प्रिपरेशन करने में बच्चों को आसानी हो जाती। क्योंकि इंटर्नशिप में उनके पास डबल बर्डन हो जाती है, इंटर्नशिप में 12-12 घंटे का काम करते हैं और फिर उसको बर्डन ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए उसमें नेक्स्ट एग्जाम में ये थोड़ा सा हम लोग का मांग है, देखिए आगे क्या होता है। तो एट द एंड हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे, बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस बार नया एडमिशन लेना चाहेंगे, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जो भी नए एडमिशन लेने वाले हैं उन सबको, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, जो भी स्टूडेंट है आपके व्यूअर्स है या जो भी आपके स्टूडेंट हैं,
अगर आपको बीएमएस करना है तभी आप बीएमएस में आओ। वो जो फंडा बना के रखे हो कि हम बीएमएस कॉलेज में जाके नीट की तैयारी करते रहेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी है, एक बीएमएस डॉक्टर का सीट बर्बाद आप कर रहे हो। तो आप तो और जो आइए ऐसे नहीं आइए। पहले दूसरी चीज, अगर अच्छा नहीं तो प्राइवेट कॉलेज जब एकदम अच्छा प्राइवेट कॉलेज, खराब प्राइवेट कॉलेज जो प्राइवेट ना करे, तो अच्छी एजुकेशन हो, जहाँ पे फैकल्टी एडमिशन ले, कहीं भी एडमिशन ले। जैसे काउंसिल जो कहीं कराते तो उन लोगों से बचे, अच्छे सरकारी लेके अच्छे कॉलेज से एडमिशन ले और स्टडी ऑफ इंग्लिश कहीं का, और कहीं का को आप मॉडर्न के साथ कोरिलेट करके करो। अगर कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि फैकल्टी आपके कॉलेज में नहीं है, आपने ले लिया एडमिशन, तो आप बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे सीनियर है जो आपको गाइड करेंगे कि आईपी को कैसे पढ़ना है, मॉडर्न को कैसे पढ़ना है, दोनों को कैसे कोरिलेट करना है। तो आप बहुत अच्छा डॉक्टर बन के आओगे कि आपको सब कुछ पता होगा। एज ए बीएमएस आपको किस चीज के डॉक्टर बनते होंगे मुझसे पूछो तो। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर तो आप होते ही हो, एक एलोपैथी डॉक्टर तो होते ही हो, दोनों डॉक्टर होते हो। तीसरा, आप एक नेचुरोपैथी भी होते हो। योगा आपको पूरा आता है, यानी कोई भी ज्वाइंट पेन से लेकर के जितना भी चीज है उसका आपको पूरा ज्ञान है। फिजियोथेरेपी आपको पूरा आता है, तो आपको फिजियोथेरेपी वाले को भी नहीं रखना है, फिजियोथेरेपी भी पूरा आता है। और उसके बाद मेडिसिन, आप खुद का मेडिसिन बना करके खुद बेच सकते हैं, ये भी प्लस पॉइंट है। इसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, अपना मेडिसिन बना के अपने पेशेंट को आप डायरेक्ट दे सकते हो। ये सारा चीज है जो स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, उन सबको ध्यान में रख करके कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए। अगर ये सब इसमें टॉप कॉलेज किसको मिल रहा है तो मुझसे पूछिए, तो मैं बोलूंगा बीएमएस के मजदूरी जो क्या है ना, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सारी चीजों का देना चाहिए। आवाज नहीं आ रही भैया। आपकी आवाज सुनाई दे रही? हेलो हाँ हाँ, हेलो, ठीक ठीक है, आवाज आ रही? ठीक है, ठीक, आ रही तो जी। बस इस और कोई सवाल? बस इस तक इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। पॉडकास्ट को बहुत ही लंबा हो चुका है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी क्वेश्चन थे उसका मतलब सही से आंसर दिया आपने। जी। और बच्चों का भी, अगर आप लोगों का भी कोई डाउट है तो आप मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं। सारा जो भी डाउट है आप कमेंट करके बताइए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और द आयुर्वेदिक क्लासेस के नाम से भैया का चैनल है, तो उस पर भी जाइए। और नेक्स्ट जो रिलेटेड जो भी मैसेज रहता है उसमें वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और आयुर्वेदिक क्लासेस की जितने भी क्लासेस चलती है, द आयुर्वेदिक क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकेंगे। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज। ठीक है भैया, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और आप इस एग्जाम के रिगार्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ठीक है, ठीक ठीक। उसका डिटेल सेशन आप रख सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू, नमस्कार।